राजस्थान वर्सेस जीटी पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है और जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सीधा नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीता तो राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टाई कर जाएंगे एसआरएच के साथ और नेट रन रेट में वो उनसे आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पर दोनों टीमों के नेट रन रेट में ज्यादा अंतर है नहीं। रही बात जीटी की टीम की, अगर वो जीतते हैं तो 2 नंबर पर आएंगे। इसका मतलब यह है कि पंजाब की टीम जो अभी तक टॉप पे बनी हुई थी वो टीम पहली बार टॉप 2 से बाहर जाएगी। आरसीबी की टीम नंबर 4 पर आ जाएगी। तो इस वक्त पर जिस तरह से बीच में ट्रैफिक जैम हो रखा है, हर मैच के साथ क्वालिफिकेशन का सिनेरियो चेंज होगा। एक टीम एक मैच जीतेगी, टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी, और एक टीम एक मैच हारेगी, टॉप 4 से बाहर भी हो जाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन गया है। लेकिन बॉटम लाइन यह है कि क्वालिफिकेशन कितने पॉइंट्स पर होगा। जो अभी का सिनेरियो लग रहा है कि उसमें 16 पर क्वालिफिकेशन हो सकता है, 14 पर नहीं होगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीमें हैं जो मैक्सिमम 14 पर पहुंच सकती हैं। तो उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईपीएल खत्म हो चुका है। वो टीमें अपने सारे मुकाबले जीत कर भी 14 पॉइंट्स तक ही पहुंचेंगी। तो जिस तरह से टीमों के पॉइंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 12 पर, 14 पर, तो फिर आपको क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 16 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। और जिन टीमों को श्योर शॉट क्वालिफिकेशन चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पर जाना है, उनको 18 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो ऐसे में अगर आप एसआरएच से देखो तो एसआरएच के 3 मैचेस बचे हुए हैं, तो 3 में अगर 2 जीतेंगे तो 18 पॉइंट होंगे। मतलब क्वालिफिकेशन सिनारियो टॉप 2 में उनके लिए भी उतना आसान नहीं है। मैचेस उनको भी अभी अभी जीतने पड़ेंगे अगर उनको टॉप 2 में क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 में से 1 जीत कर भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली पंजाब की टीम के साथ भी ऐसा ही है। पंजाब के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसका एडवांटेज उनको मिल सकता है, क्योंकि वो 17 पर भी फिनिश कर सकते हैं और उनका एक मैच भी अभी कम है। बाकी आप आरसीबी की बात करो, आप जीटी की बात करो, आप आरआर की बात करो, इन तीनों टीमों का सिनारियो जो है वो अभी सिमिलर आपको नजर आ रहा है कि 4 मैचेस बचे हुए हैं। 4 में से आपको 3 जीतने पड़ेंगे अगर आपको श्योर शॉट क्वालिफिकेशन चाहिए, और 16 पर आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना है तो फिर आपको 4 में से 2 मैचेस तो हर हाल में जीतने पड़ेंगे। लेकिन सीएसके जैसी टीम जो एक वक्त पर बाहर हो गई थी, लग रहा था कि अब उनकी वापसी नहीं हो सकती, अगले साल आना पड़ेगा। 10 में से 10 पॉइंट हैं उनके। अभी 4 मैचेस बचे हुए हैं, 4 के चारों जीतते हैं तो 18 पर उनका श्योर शॉट क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 भी जीत लेते हैं तब भी सीएसके की टीम क्वालिफाई कर सकती है। वो बने हुए हैं। साथ में डीसी और केकेआर की टीम की बात अगर करो तो उन टीमों को 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्रिकेट के गेम में मुश्किल है। आपने पहले देखा है कि क्वालिफिकेशन यहां से भी हुए हैं टीमों के। लास्ट के 3-4 मैचेस लगातार जीतने थे, टीमों ने जीते हैं और क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस वक्त अगर आप पॉइंट्स टेबल देखो तो 8 टीमें अभी भी टेक्निकली जिंदा हैं। 2 टीमें मेरे हिसाब से इस आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं, उनकी विदाई हो चुकी है ऑलरेडी। वो 2 टीमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। मैचेस जीत भी लेंगे तो दूसरी टीमों का खेल खराब कर सकते हैं, अपना खेल अब वो टीमें बना नहीं सकती। लेकिन ये 2 टीमें अभी कंपीट कर रही हैं। कहां पर खत्म करेंगी? पहले बात जीटी की टीम की करते हैं, क्योंकि जीटी की टीम पिछले 3 मुकाबले जीत करके आ रही है और 3 मुकाबले जीतने में लास्ट मैच में उन्होंने एक बड़ा चेंज किया। अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज शाहरुख खान, जिनको इतने मैचेस से खिला रहे थे, इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया। और जब उनको ड्रॉप किया तो इस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत हद तक चेंज हो गया। पहले इन्होंने एक अच्छा चेंज किया था जब ये जेसन होल्डर को लेके आए, और उनके आने के बाद इस टीम का बैलेंस और स्ट्रेंथ कंप्लीटली जो है वो बदल चुकी है। क्योंकि अभी के सिनेरियो में आप अगर इनकी गेंदबाजी देखिए, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जबरदस्त नई गेंद के साथ इनको शुरुआत दे रहे हैं। ये पहले 6 ओवर में ही उन दोनों को लगातार गेंदबाजी 3-3 ओवर की करवा देते हैं। तो कोई भी बल्लेबाज सामने खेलने के लिए आता है और थोड़ा बहुत मदद अगर कहीं विकेट से होती है तो दोनों ऐसे गेंदबाज हैं कि फिर सांस लेने का मौका नहीं देते। और इस टीम के साथ ये हुआ भी है कि इनके ज्यादातर मुकाबले लो स्कोरिंग रहे हैं। जिन विकेट्स पर ये खेले हैं, स्पेशली होम में, वहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद रही है कहीं ना कहीं, तो उसका फायदा भी इनको मिला है। बट सिमिलरली इन गेंदबाजों ने गेंदबाजी भी टॉप क्वालिटी की करके दिखाई है। फिर अरशद खान को ये लेके आ गए, तो यूटिलिटी प्लेयर हैं। अपनी यूटिलिटी अभी तक जो 2-3 मैचेस रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी साबित की है। और जेसन होल्डर के आने से इनको मिडिल ओवर्स में वो एक्सपीरियंस मिल गया। बीच में जब इनको विकेट चाहिए वो भी लेके देते हैं और डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। तो जेसन होल्डर सिर्फ वो ऑलराउंडर नहीं है जो बल्लेबाजी करता है, गेंदबाजी करता है, फील्डिंग करता है। गेंदबाजी में भी डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट सिचुएशंस में गेंदबाजी करके दिखाता है। प्लस बल्लेबाजी में भी जब आपको उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है, कामनेस की जरूरत है, वो भी उन्होंने दिखाई। और जब आपको एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की जरूरत थी आरसीबी के खिलाफ, वो भी उन्होंने करके दिखाई। तो एक प्लेयर के आने से इस टीम की स्ट्रेंथ में कितना इजाफा हो गया है। बाकी अगर आप देखो इनके बाकी जो बॉलिंग के ऑप्शंस हैं उसमें राशिद खान है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मानव सुथार का ऑप्शन इन्होंने ऐड कर लिया, तो ये तो 6 प्योर बॉलर हो गए इनके पास।
इसके अलावा 2 ऑलराउंडर भी हैं जो गेंदबाजी करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर उतना गेंदबाजी इस सीजन भले ही उन्होंने ना की हो, इस सीजन नहीं, उन्होंने कई सीजन से आईपीएल में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, बट निशांत सिंधु को भी तो इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी तो गेंदबाजी करते हैं। तो अब इनके पास गेंदबाजी में 8 ऑप्शंस हो गए हैं। तो मानव सुतार को खिलाना इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, उनकी जगह पर एक प्रॉपर बल्लेबाज को भी खिला सकते हैं। मेरे हिसाब से इस टीम को कुमार कुशाग्रो को खिलाना चाहिए था, माइट भी निशांत सिंधु से पहले खिलाना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 की पोजीशन पर अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर ज्यादा सॉलिड दिखता, ज्यादा मजबूत दिखता। लेकिन अभी के सिनारियो में हुआ क्या है कि इनके पास 8 तो बॉलिंग के ऑप्शंस हो गए। फिर बल्लेबाजी में अगर आप जाओ, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, टॉप क्लास की कंसिस्टेंसी इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाई है इस सीजन भी, जैसे वो दिखाते रहे पिछले सीजन। जॉस बटलर ने भी अच्छा किया है ओवरऑल। नंबर 4 पर आ गए निशांत सिंधु, नंबर 5 पर आ गए वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 6 पर इन्होंने खिला लिया था पिछले मैच में राहुल तेवतिया को, नंबर 7 पर जेसन होल्डर आ गए, नंबर 8 पर अरशद खान जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीचे चौके छक्के लगा सकते हैं, नंबर 9 पर राशिद खान और नंबर 10 पर मानव सुथार जो कि बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीचे आके चौके छक्के लगा सकते हैं। तो इनको अच्छा बैटिंग डेप्थ भी मिल गई है। जो कमजोरी इनके मिडिल ऑर्डर में दिखती है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं जो बैटिंग डेप्थ है उससे भरने की कोशिश की है। बट आई स्टिल बिलीव कि एक क्वालिटी बैट्समैन इनका मिडिल ऑर्डर में मिसिंग है। अगर वो इनके पास रहता तो ये टीम बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन अगर आप देखिए जेसन होल्डर की वजह से इनको वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नीचे नंबर 7 की पोजीशन पर मिल जाता है। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी ठीक ठाक खेल खेला है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि इनके जो मैचेस हुए हैं वो ज्यादातर 160, 70, 180 के बीच वाले मैचेस हुए हैं। ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले इनके देखने को नहीं मिले हैं। उसका एक रीजन जो है वो विकेट भी रहा है। जब ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो आपको पता चलेगा कि जो ऊपर के प्लेयर हैं आपके थोड़ा सा कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सब चीजें आपकी होंगी। लेकिन अगर इसी तरह के मैचेस होंगे तो फिर ये टीम उस हिसाब से जो है वो एकदम परफेक्ट है। और जैसा कि आप नतीजों में भी देख रहे हैं कि पिछले 3 में से 3 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं। लेकिन अब मैच कहां होगा? जयपुर के सवाई मानसिंह मैदान पे, जहां पर विकेट अच्छा है लेकिन फास्ट बॉलिंग को वो विकेट भी मदद करता है। पंजाब और आरआर का मैच जब हुआ था और जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी पहले स्पेल में, आपने देखा था वही कंडीशंस अगर इन दोनों फास्ट बॉलर्स को भी मिलेंगी तो ये भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक चीज देखी गई थी, विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था बट अच्छा पेस एंड बाउंस भी साथ साथ में आपको देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ अगर आरआर की टीम की बात करें तो आरआर की टीम पिछला मुकाबला हार करके आ रही है। 225 का चेज डीसी के खिलाफ करवा दिया। तो इनको अपनी गेंदबाजी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बट प्रॉब्लम यह है कि एक मैच में अच्छी करते हैं, दूसरे मैच में पिटाई हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नई गेंद से अच्छी कर रहे हैं बट पुरानी गेंद से वो जोफ्रा आर्चर पहले वाला अभी भी नजर नहीं आ रहा। तो नई गेंद से आके कुछ गेंदें बहुत जबरदस्त डालते हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए कि थ्रू आउट द इनिंग अच्छी गेंदबाजी करें और मैच दर मैच अच्छी गेंदबाजी हो, कि एक मैच में आपने अच्छा कर दिया दूसरे मैच में खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा इनका जो है स्ट्रगल दिख रहा है नांद्रे बर्गर का। पिछले 3-4 मैचेस से उनकी काफी पिटाई हुई है, विकेट भी उनको ज्यादा नहीं मिले हैं। तो क्या उनका रिप्लेसमेंट किसी और प्लेयर को लेकर आया जा सकता है? इनके पास कोई नाम अपाका हैं जिनको ये लेकर के आ सकते हैं, एडम मिलने हैं फॉरेन फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो अगर लाइक टू लाइक करें तो कोई नाम अपाका को लेकर आ सकते हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, सिमिलर पेस पर ऑपरेट करता है, उसी तरह का स्किल सेट भी है, अच्छी यॉर्कर भी मारता है, वेरिएशंस भी हैं। बट यही है कि थोड़ा यंग है तो एक्सपीरियंस आप लैक कर सकते हैं उस मामले में। लेकिन अगर आप नए प्लेयर को मौका देंगे तभी फिर वो कुछ करके दिखा पाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर नांद्रे बर्गर की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई तो फिर आरआर की टीम आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। तुषार देशपांडे ने अच्छा किया था पिछले मैच में और ओवरऑल अगर आप देखो तो एवरेज परफॉर्मेंस रही है। आप उनकी परफॉर्मेंस को बुरी परफॉर्मेंस नहीं कह सकते बट कुछ तो मिसिंग है इस टीम में। ब्रजेश शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनका भी ऐसे चला है। तो यंग प्लेयर है तो आपको थोड़ा बहुत मौका देना पड़ेगा, वो चीज मैं मानता हूं। लेकिन ये जिस जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके लिए वन चेंज गेंदबाजी आके कौन करे, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए हो रही है। तो क्या ये सुशांत मिश्रा को लेके आ सकते हैं? मतलब 5वां ओवर करना है या 6ठा ओवर करना है, फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करनी है, प्लस डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करनी है। ये सब चीजें अगर एड्रेस करनी है तो सुशांत मिश्रा को लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बिल्कुल इसी रोल में गेंदबाजी की थी कि वन चेंज आके गेंदबाजी 5वां 6ठा ओवर कर रहे थे, वहां पर थोड़ा गेंद को मूव कराने की काबिलियत भी रखते हैं। प्लस यॉर्कर्स बड़ी जबरदस्त उन्होंने मारी थी, स्लोअर वंस, बाउंसर, जो वेरिएशन आपको मिडिल ओवर्स में चाहिए, तो वो सब क्वालिटी जो है वो लेके आते हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है और इनको चाहिए एक फास्ट बॉलर, इनको चेंज करना पड़ेगा। आइदर आप तुषार देशपांडे को ड्रॉप करें या फिर ब्रजेश शर्मा को ड्रॉप करें। थोड़ा सा ये टीम जो है वो मिडिल ओवर्स में फास्ट बॉलिंग में कमजोर दिखती है, क्योंकि स्पिनर्स भी उतने इनके पास है नहीं। जैसे रवि बिश्नोई हैं, 2-3 मैच से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। यशराज पुंजा को बीच में खिलाया गया था, उन्होंने ठीक ठाक काम किया। रविंद्र जडेजा तो
इस टीम में एज अ स्पिनर कितना रोल प्ले करेंगे, अभी भी मुझे लगता है कि शायद स्पिन डिपार्टमेंट इस टीम का थोड़ा वीक ही है। इसलिए आपको फास्ट बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और उसी पर आपको ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ये आईपीएल भी ऐसे आपने देखा है कि फास्ट बॉलर के नाम ही रहा है, स्पिनर्स का रोल उतना ज्यादा अभी तक आपने देखा नहीं है। फिर आ जाइए बल्लेबाजी में, तो बल्लेबाजी तो वेल सेटल्ड है, बैटिंग ऑर्डर तो सेटल्ड है, लेकिन सिमरन हेटमायर इस टीम में नहीं खेल रहे पिछले कुछ मैचेस से। ये बात बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। बैटिंग में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी रही है, शुरू में रन बने थे, बाद में रन नहीं बने। इसके अलावा रियान पराग जिनके नहीं बन रहे थे, पिछले मैच में उन्होंने 90 रन की पारी खेल दी। आई थिंक सिमरन हेटमायर नंबर 5 पर रहने चाहिए। क्यों ड्रॉप हुए? क्योंकि पिछले मैच में 3 ही फॉरेन प्लेयर खेल रहे थे, उसके बावजूद भी सिमरन हेटमायर नहीं खेल रहे हैं। तो 4 फॉरेन प्लेयर्स का कोटा है, तो उसको पूरा खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। डेनवन फरेरा 6 नंबर एकदम परफेक्ट है। फिर आपको रविंद्र जडेजा को नंबर 5 पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमरन हेटमायर जिस तरह की फॉर्म में आ रहे थे, मेरे हिसाब से और मौके डिजर्व करते हैं। एक सोल्यूशन है इनके लिए कि इनको अपनी जो बल्लेबाजी में डेप्थ कम दिखती है, अगर उसको इनको करना है तो फिर शुभम दुबे को ये खिला ही सकते हैं। ऑब्वियसली ये खिला रहे थे, पिछले मैच में भी इन्होंने खिलाया, क्योंकि रविंद्र जडेजा का नंबर 7 पर बल्लेबाजी करना ये दिखाता है कि इस टीम के पास बैटिंग डेप्थ नहीं है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऊपर के 6 में कोई ऑलराउंडर नहीं है। अगर ऑलराउंडर होता, लाइक सैम करन जब इन्होंने लिया था, तो वो होते तो फिर इनके पास ऑप्शन रहता कि ये एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते थे, और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने के साथ रविंद्र जडेजा नंबर 8 की पोजीशन पर चले जाते। तो प्रॉब्लम रविंद्र जडेजा के साथ नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन में दिक्कत ये हो रही है कि जब ये रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं तो इनकी बैटिंग थोड़ी सी छोटी रह जा रही है, और इनकी गेंदबाजी में भी इनके पास सिर्फ 5 बॉलर ही रह जा रहे हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा को कितनी गेंदबाजी इन्होंने इस सीजन कराई है, रेयरली गेंदबाजी कराई है। पिछले 2-3 मैच जरूर थोड़ी गेंदबाजी मिली है, बट शुरू में तो कई मैचेस ऐसे चले गए, एक ओवर फेंका या नहीं गेंदबाजी की, उस तरह से उनका यूटिलाइजेशन हो रहा था। जब अगर आप किसी प्लेयर को खिला रहे हैं और वो एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं कर रहा और बल्लेबाजी के लिए 2-4 गेंदें ही मिल रही हैं, तो इससे बेहतर है कि आप स्पेशलिस्ट प्लेयर खिलाएं। और उसका सोल्यूशन यह है कि लाइक मान लीजिए कि ये पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 ही बैट्समैन इस्तेमाल होते हैं, तो आप रविंद्र जडेजा को पहली चीज पहली 11 में नॉमिनेट ही मत करिए। तो आप अगर उनको पहली 11 में नॉमिनेट नहीं करेंगे और जब इंपैक्ट प्लेयर लेने की बात आएगी तो फिर आप प्योर बॉलर ले लेंगे, अगली इनिंग में आप ले लेंगे यशराज पुंजा को या विघ्नेश पुथूर को, तो आपको कम से कम गेंदबाजी पूरी मिल जाएगी। आपका 6 बल्लेबाजों से अगर काम चल गया तो वो ठीक है। फिर अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो रविंद्र जडेजा को पहले 10 ओवर तो आप वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते, और अगर आप 10 ओवर किसी गेंदबाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 1-2 ओवर आके बीच में करा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो फिर नहीं कराएं, तो फिर आप शुभम दुबे को बाद में बल्लेबाजी में इस्तेमाल कर लें। इन शॉर्ट ये है कि रविंद्र जडेजा को अगर आप इस टीम से बाहर करें तो बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, आपकी गेंदबाजी भी मजबूत हो सकती है, आपकी बल्लेबाजी भी मजबूत हो सकती है। हाँ, जब पहले गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, आप 5 गेंदबाजों के साथ रहेंगे, वहां पर रियान पराग से आप 1 आधा ओवर करा सकते हैं। आई थिंक जितनी गेंदबाजी रविंद्र जडेजा कर रहे हैं आज की T20 क्रिकेट में, उतना रियान पराग कंट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि उन्होंने किया भी है। 1 आधा मैच में खुद गेंदबाजी की थी। तो क्योंकि बल्लेबाजी एक मेजर कंसर्न है मेरे हिसाब से कि नंबर 6 तक ही आपकी बल्लेबाजी है, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा कहने के लिए ऑलराउंडर हैं, लेकिन क्या वो इंपैक्ट, वो मैच विनिंग इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हैं रविंद्र जडेजा? हाँ, जहां पर एक्सपीरियंस चाहिए डेफिनेटली डाल सकते हैं, बट जहां पर आपको स्ट्राइकिंग चाहिए आज की T20 क्रिकेट में, वहां पर मुझे लगता है कि वो लैक करते हैं। सो बेसिकली राजस्थान रॉयल्स की 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये नंबर 7 की प्रॉब्लम की कैसे इसको बैलेंस आउट किया जाए, बैटिंग डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और फिर फास्ट बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा, उसके लिए क्या सुशांत मिश्रा को ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सच बताऊं, दोनों टीमों के बीच मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करेंगे, सामने शुभमन गिल होंगे, साई सुदर्शन होंगे, तो क्वालिटी बैट्समैन, क्वालिटी बॉलर, और दूसरी तरफ भी क्वालिटी फास्ट बॉलर 2 होंगे, लेकिन बल्लेबाज ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े गेंदबाजों को चुन चुन के मारते हैं। तो कगिसो रबाडा वर्सेस वैभव सूर्यवंशी भी देखने में आपको मजा आएगा, यशस्वी जायसवाल भी हैं। बाकी राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी तो ठीक ही है अभी तक जिस तरह से उन्होंने खेला है। प्रॉब्लम बस यही है कि उनके पास नंबर ऑफ बैट्समैन थोड़े से कम हो रहे थे, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। शुभम दुबे को उन्होंने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस बेटर दिखा है, लेकिन कैसे हर मैच में कर पाएंगे और कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो थोड़ा सा एक टेक्टिकली देखने वाली चीज रहेगी। मुकाबले की बात करें तो कौन सी टीम जीत रही है, मेरे हिसाब से ये विकेट पर और टॉस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अगर अच्छा बैटिंग विकेट मिला तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जीटी की टीम पर भारी रहने वाली है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स को मदद हुई तो जीटी की टीम जैसे 3 मुकाबले जीत के आ रही है, वैसे ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को हरा के नंबर 2 की पोजीशन पर जा सकती है। आप लोग के हिसाब से क्या है, कौन सी टीम जीत रही है? बट कोई भी हो, मुकाबला मुझे लगता है कि बहुत मजेदार होने वाला है। कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।